विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे पहुंच तो गए और लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया और अभी दे भी रहे हैं इस वक्त, लेकिन ना अपने पद की मर्यादा रख पाए और ना लोकतंत्र का स्तर बनाकर रख सके। मोदी जी से विपक्ष मणिपुर पर जवाब मांग रहा था। संसद में अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया भी गया था ताकि मोदी मणिपुर पर बोलें, बल्कि शुरुआती पौने 2 घंटे तक मोदी जी केवल विपक्ष यानी इंडिया को कोसते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे, गांधी परिवार को कोसते रहे, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। कल जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे के भाषण में अपनी सरकार की तारीफें की, कलावती पर झूठ बोला, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मोदी जी भी केवल विपक्ष को कोसने में लगे रहे। अमित शाह की तरह उनके भाषण पर भी मीडिया और बीजेपी के लोग तालियां पीट सकते हैं, लेकिन अगर संसद में सरकार इसी स्तर पर उतरकर भाषणबाजी करती रही तो जल्दी ही सिर पीटने की नौबत आ सकती है। मोदी जी ने आगे क्या क्या कहा है इस पर भी हम बात करेंगे, उसके हर बिंदु को देखेंगे, सुनेंगे। जैसे उन्होंने गांधी उपनाम को कहा, खासकर कांग्रेस के लिए कि उन्होंने गांधी उपनाम भी चुरा लिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है, इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया, आप यूपीए का अंतिम संस्कार कर रहे थे और जश्न भी मना रहे थे। यानी कि जितने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल हो सकता था, पीएम मोदी ने आज उस स्तर तक उतरकर विपक्ष को दिखा दिया है। मोदी का भाषण किसी नजरिए से प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का भाषण तो नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो मोदी संसद में 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। क्या उनमें इतना सब्र नहीं है कि चुनाव की घोषणा का इंतजार कर लेते? आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम एक बार फिर से आ रहे हैं और विपक्ष अब 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाए। ऐसी बात वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि 2019 में चुनाव होना है और 2018 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था मोदी कार्यकाल के जो पहला कार्यकाल था उसमें, और अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 2023 में विपक्ष जो है वो फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और इस अनुसार वो कह रहे हैं कि अब विपक्ष जो है 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, हम तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर भाषण दे रहे हैं और जब पौने 2 घंटे के बाद इंतजार की हद जो हो गई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये भी एक अपने आप में एक अजीबोगरीब परिस्थिति बन जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हों और उधर विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर दे। जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर मणिपुर का म बोलते हैं, लेकिन 2 मिनट, बस 2 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का म बोलते हैं। उसके बाद फिर 7:02, 6:44 से लेकर 6:46 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के बाहर जाने के बाद मणिपुर पर अपनी बात रखते हैं और मणिपुर के लोगों पर उनको अपना विश्वास जताते हैं कि वहां शांति बहाल करने की भरसक हम कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर 7:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मणिपुर पर आते हैं। अभी 7:07 हो रहा है और अब की बार जब वो आते हैं तो कांग्रेस, वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि पिछली सरकारें जो कांग्रेस की रही हैं उसी ने नॉर्थ ईस्ट को इस तरह इस आग में झोंका है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, लेकिन जब विपक्ष बाहर जाता है तो कांग्रेस के गौरव गोगोई और भी दूसरे उनके जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आइए, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जरा चलते हैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बातें हो रही हैं, सुनिए जरा। Arrogance, and that is why they don't see the 2 MPs of Manipur. They don't see the 60,000 people in camps. They don't see Manipur being divided into hill and valley. They only see power. And that is why their nationalism is a fake nationalism. They are not patriots. They are militants who are bent on dividing our country. Unfortunately, the Prime Minister has spoken for 2 hours. In these 2 hours, all he has done is twisted the name of our country, India. There is a Congress phobia inside that we can see, because the Prime Minister spent most of his time blaming the Congress party. No doubt, seeing the unity of the India parties in front of him, shouting India, India, has spooked the Prime Minister
And therefore, instead of speaking on Manipur, he spent most of his time criticizing the Congress party. No matter his speech, we are confident that our party stand united for a common vision to save and protect the values of our constitution, to preserve the values of our civilization, and to preserve the integrity, fraternity, liberty and equality, rights and principles that is enshrined in our constitution. We are confident that the India Alliance will win in 2024. Thank you. And as I said, because for 2 hours he didn't speak on Manipur, only defamed the name of our country, having not answered the 3 questions that I have raised, for denying the representatives of Manipur their right to speak in parliament, for giving the Chief Minister of Manipur, who has failed his people, a clean chit, for being silent on wrestlers, for being silent on Chinese intrusion in India, for being silent on inflation, for being silent on the remarks of former Jammu Kashmir Governor Satyapal Malik, for being silent on issues of national security. India Alliance decided to walk out. मैं आखिरी का पार्ट हिंदी में बोलना चाहता हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मणिपुर पे कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री महंगाई पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री चीनी घुसपैठ पे कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे कुश्ती के खिलाड़ियों के आंदोलन पर कुछ नहीं बोले, इन विभिन्न कारणों के मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस ने आज पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। तो सुन रहे थे आप इंडिया अलायंस ने क्यों वॉकआउट किया, ये बता रहे थे गौरव गोगोई, पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में अपनी बात रख रहे थे। और उधर इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 2 घंटे और 10 मिनट का वक्त बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, उधर संसद में और नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोसने की कोशिश विपक्ष को, इंडिया अलायंस को और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को खासकर। लेकिन यह अपने आप में एक दुखद पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है कि जब वो अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष जो है वो उनके भाषण का बहिष्कार करके निकल गया। लेकिन विपक्ष भी करता तो क्या करता, क्योंकि पौने 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष यही मांग कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाए इसीलिए थे क्योंकि हम आपसे मणिपुर पे सुनना चाहते थे कि मणिपुर पर आपकी तैयारी क्या है, कैसे वहां शांति बहाल करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक मणिपुर का मौन नहीं बोले जब तक कि विपक्ष अंदर सदन में बैठा हुआ था। और विपक्ष के जाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट मणिपुर पे अपनी बात रखी और उसके बाद वो आगे अपनी बात फिर से कांग्रेस पर ले आए। आज क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बारी बारी से जरा देख लेते हैं, जरा एक एक करके मोदी जी की कुछ बाइट्स को सामने लेके आइए, जरा सुन लें, जरा उन तमाम हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उन तक भी पहुंचा दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बहुत सारे साथी, पैनलिस्ट साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे।
आइए जरा सुन लेते हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक दो बाइट और सुनाना चाहता हूं, फिर चलेंगे सीधे इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें यहां इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार वार कर रहे थे, इंडिया के ऊपर लगातार वार कर रहे थे। उन्होंने आज राहुल गांधी पर भी वार किया, मां भारती कह करके भी उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि आपने भारत माता की हत्या की है, आपने मणिपुर की हत्या की है, ये तमाम बातें जो राहुल गांधी कल कह रहे थे उसको भी एक बार रिकैप करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। हालांकि बहुत दिनों से मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये सुनने को नहीं मिला था, विपक्ष की तरफ से भी किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात यहां दोहराते हुए नजर आए और हर उस मौके को भुनाने की कोशिश करते रहे जिससे ये समझ में आए, साफ लगे कि हां 2024 का जो चुनावी बिगुल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसी सदन से फूंकना चाहते थे और उन्होंने फूंक दिया है। यानी 2024 का भाषण, ये चुनाव का भाषण ये सुनाई दे रहा था और इसी से नाराज विपक्ष पौने 2 घंटे के बाद विपक्ष जो है वह वॉकआउट करता है। रावण के मसले पर आप याद कीजिए कि कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि रावण को हनुमान ने नहीं, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, रावण को राम ने नहीं मारा, बल्कि रावण खुद अपने अहंकार के कारण मारा गया। ये तमाम बातें कर रहे थे कल राहुल गांधी, उन पर भी पलटवार कर रहे थे यहां नरेंद्र मोदी। सुन लेते हैं रावण को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी दुखती रग है, वो ऐसी पिच है जिस पिच पर बीजेपी को खेलने में बहुत मजा आता रहा है। लेकिन उस पिच को अब, उस पिच का कहें तो क्यूरेटर राहुल गांधी बन गए हैं। पिच फास्ट होगी या स्लो होगी, स्पिन खेलेगी या फास्ट बॉल खेलेगी, वो सब कुछ अब राहुल गांधी तय कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को यहां बैटिंग करनी पड़ रही है। देखिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो हनुमान ने लंका नहीं जलाई। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की पिच पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करते हुए दिखाई दिए। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान को लेकर के, सुनिए। जी, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी। कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं, एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा यह हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले
प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है और तुम्हारी दुकान ने तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरह की भाषा में पीएम नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जवाब दे। आपको बता दूं कि 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आचार्य जेबी कृपलानी ने अपना पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस मतलब ये ऐतिहासिक है, अपना नहीं बल्कि इस आजाद भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव था। जेबी कृपलानी लेकर आए थे पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में। प्रस्ताव पर 4 दिनों तक 21 घंटे तक बहस चली, जिसमें 40 सांसदों ने भाग लिया था। तब अपने बयान में लोकसभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार में बैठी पार्टी को हटाकर उसकी जगह लेना होता है और ये होना भी चाहिए। वर्तमान उदाहरण में दोस्तों ये स्पष्ट है, ये साफ है कि ऐसी कोई अपेक्षा या आशा अविश्वास प्रस्ताव से नहीं थी। हालांकि बहस कई मायनों में दिलचस्प थी और मुझे लगता है कि चर्चा लाभदायक भी थी। तो ये तमाम बातें जो हैं ये उस वक्त कह रहे थे नेहरू जी, और अभी भी जो कुछ हो रहा है इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेहरू जी की बात और आज की बात में कितना फर्क है ये सब आप समझ सकते हैं। लोकतंत्र कितना महान हो सकता है ये नेहरू के इस जो बयान था उस बयान से साबित होता है। 1963 से अब तक संसद में ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन ऐसा जवाब कभी किसी पीएम ने नहीं दिया जैसा जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर पूरे देश को विश्वास है, भले विपक्ष को अविश्वास हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इंडिया के 144 सांसदों का समर्थन अविश्वास प्रस्ताव को है। तो क्या हम इन 144 लोगों को इस देश की जनता में से अलग माने? यानी कि 144 लोग जो हैं वो इस देश की 144 जो सांसद हैं उसे इस देश की जनता ने नहीं चुना है? क्या उनके अविश्वास का एक मतलब यह नहीं है कि जिस क्षेत्र की जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसे भी सरकार पर अविश्वास है? अमित शाह किस तरह पूरे देश के विश्वास का दावा कर सकते हैं? मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री ने हाथ जोड़कर दोनों समुदायों से शांति की अपील की। सवाल यह है कि इस अपील से क्या मार काट रुक सकती है? 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा था कल कि बड़ी संख्या में कुकी शरणार्थी वहां से आए हैं। डेमोग्राफी बदलने का डर बना और उसके बाद अशांति के हालात बने। सवाल यह है कि जब 2 साल से यह हालात मणिपुर में बन रहे थे तो वहां की और केंद्र सरकार की यानी केंद्र की सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं हुई? क्या यह मोदी सरकार की असफलता नहीं है? विपक्ष ने इसी नाकामी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन मोदी जी उस पर चर्चा की जगह बाकी सारी बातें कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? कई सारे सवाल हैं। मोदी जी जब नॉर्थ ईस्ट पे तब आए जब विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। मोदी जी मणिपुर पर तब आए जब राहुल गांधी समेत, सोनिया गांधी समेत, अधीर रंजन चौधरी समेत और गौरव गोगोई जो अविश्वास प्रस्ताव के प्रेषक हैं वो वॉकआउट, उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता वॉकआउट कर जाते हैं। क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए